Hello everyone. Today we will be going to continue with our series of Markandeya law for CSS. So it's not a lecture. I can't even say it a lecture. It's just a little effort to understand few things and to remember few things. I just make these type of videos and put on YouTube so that whenever I need a help and I could go to my channel and just can see all these recordings. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम और समटाइम्स यू कैन से ऐसा होता है, मेरे साथ तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है कि मुझे अपने बनाए हुए नोट्स देख के लगता है कि ये मैंने नहीं बनाए, और अपनी चीज़ें याद की हुई मुझे लगता है कि ये मैंने याद नहीं की, या मैंने कभी पढ़ी भी नहीं है, या मैंने देखी भी नहीं। कि इससे पहले कि हम लोग अपना सेकंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें और उसमें कुछ चीज़ें क्लियर करें, तो So I would like to suggest one thing for all of the CSS aspirants here, कि बहुत सारे लोग हमें ये बात कहते हैं कि आप लोग टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट ये है, तो आप ये रखें, ये पढ़ें। तो आप लोग बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है और जो आपको समझ में आता है, जो पहले से आपको आता है, आप लोगों ने वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं और टॉप करेंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो आप पेपर पे लिख रहे हैं और जो एग्जामिनर पढ़ रहे हैं, वो आपको उसी के मार्क्स दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना कि चीज़ जो आपको आती नहीं है और वो उन्होंने कह दी कि ये टॉप स्कोरेंगे, तो आप बस वही पढ़ना शुरू कर दो, और जब पेपर पे टाइम आए तो आप वहाँ कुछ डिलीवर ना कर सको। तो बस ये मैंने चीज़ सीखी है, तो मैं इसलिए अब आपसे शेयर कर रही हूँ। चलिए अब हम अपने फर्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ फर्स्ट थिंग इज कंसेंट। कंसेंट क्या होता है? टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक चीज़ के ऊपर अग्री कर रहे हो, एक्चुअली वी आर सेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सो उसमें कंसेंट इज अ स्मॉल टॉपिक और अ स्मॉल पॉइंट। सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग अग्री कर रहे हों एक चीज़ के ऊपर, तो वो कंसेंट होता है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ ऐड करूँगी मैं। द फैक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसेंट इज दैट द एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड एंड इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अगर कंसेंट ही नहीं होगा, अगर एक बंदे का कंसेंट नहीं होगा, तो फिर हम उसको एग्रीमेंट नहीं कहेंगे और हम उसको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कहेंगे, और वो वैलिड नहीं होगा और ना वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। मतलब लॉ भी उसको इन्फोर्स नहीं कर सकता। यहाँ एग्जाम्पल एक है, जॉन हैज वन आल्टो एंड वन कोरे। ही वॉन्ट्स टू सेल कोरे। James does not know that John has two cars. James offered to buy John Alto for 4 lakh. John accepts the offer thinking it to be an offer for his Core. Here there is no identity of mind in respect of the subject matter, hence there is no consent at all and hence there is no agreement. कि उसने उसके पास जॉन के पास दो कार थी और जेम्स ये समझता था कि उसके पास सिर्फ कोरे है। उसने उससे कहा कि तुम मेरे से गाड़ी खरीद लो, और उसने कहा कि हाँ ठीक है। वो अपनी तरफ से अपनी ऑल्टो बेच रहा था और जॉन अपनी तरफ से कोरे खरीद रहा था, तो कंसेंट ऑल्टो का था ही नहीं, तो यहाँ पे एग्रीमेंट हो गई नहीं। नेक्स्ट जो है वो है फ्री कंसेंट। कि फ्री कंसेंट कब होता है? तो फ्री कंसेंट के अगर ये सब चीज़ें हों, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ठीक है, तो फिर हमारा कंसेंट जो होगा वो फ्री नहीं होगा, वो बाय विल नहीं होगा, वो बाय फोर्स होगा। कंसेंट इज सेड टू बी सो कॉज व्हेन इट वुड नॉट हैव बीन गिवन विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच coercion अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। कि अगर कोई एग्रीमेंट हो, किसी कोई फ्रॉड हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब कोई आप इन्फ्लुएंस कर रहा हो, आप कोई जोर जबरदस्ती बाय फोर्स कुछ करवा रहा हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो, गलत बयानी कर रहा हो, या मिस्टेक हो, तो ना फ्री कंसेंट नहीं होगा, और जब फ्री कंसेंट ही नहीं होगा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा।
अच्छा, इसके बाद है कोरियन। कोरियन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द पाकिस्तान पेनल कोड और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। कि अगर कोई पर्सन आपको थ्रेट कर रहा है कि तुम ये एग्रीमेंट करो वरना मैं ये कर दूंगा, या तुम ये कुछ करो तो मैं ये कर दूंगा, मतलब जो अनलॉफुल हो, या तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, या तुम्हारे किसी बच्चे को मार दूंगा, जो चीज पाकिस्तान पेनल कोड के अगेंस्ट हो, तो वो दैट इज थ्रू कोरिजन। वी विल से दैट इज थ्रू कोरियन। यहाँ एग्जाम्पल ये है कि John beats James and compels him to sell his bike for rupees 30,000। Here, James' consent has been obtained by coercion because beating someone is an offense under the Pakistan Penal Code। कि उसको मारता है, उसको कहता है कि 30,000 की बाइक अपनी मुझे दे दो, तो ये कोई अंडर कोरियन है, क्योंकि वो खुशी से तो नहीं दे रहा ना, वो विलिंगली एग्रीमेंट कर रहा है यहाँ पे, तो ये ऐसे होगा। आगे हैं effects of coercion on agreement। ये मैंने आपको बता दिया कि बाय फोर्स होता तो वो नहीं होगा। अच्छा, आगे है वॉइडेबल। वहाँ इसमें हमारे सिलेबस में है ना, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, वॉइडेबल है, वॉइड है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये उसमें से उसकी एक टाइप लिखी हुई है। वॉइडेबल, द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ओपिनियन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बी coercion, or an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto but not at the option of the other, or other is avoidable by contract। in easy words we can say this thing। समझने के लिए तो लॉ के वर्ड्स हैं, तो पेपर में तो या लिखने के लिए हमें इनको क्रैम करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा, लेकिन इसको हम ये चीज कहेंगे कि एक बंदा जो बाय फोर्स दूसरे की कंसेंट ले ले और उसके बदले उसको कुछ दे भी दे, और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने की कोशिश करे, तो उस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि एंड्रयू threatens to kill Alice if she doesn't sell her BMW for rupees 1 million to Andrew। Alice contract to sell her BMW to Andrew and receives the payment। Here Alice consent has been obtained by coercion, hence this contract is voidable at the option of Alice, but Andrew has no right to insist that contract shall be performed। कि उसने उसको कहा है, उसको डराया है, उसको कहा है एलिस को कि तुम मुझे अपनी 1 मिलियन की BMW दे दो, और उसके बदले उसने उसको पैसे भी दे दी। अब ये एलिस के ऊपर है कि ये उसको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर ले, मतलब मान जाए बात, और पैसे रख ले और गाड़ी उसको दे दे, या फिर ये वॉइडेबल हो जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये इसमें बाय फोर्स है। अच्छा, अगर इन केस के एलिस कहती है कि नहीं ये मेरे से बाय फोर्स हुआ है, तो इसके लिए फिर आगे फर्दर दो चीज होंगी। रिस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑन रिसेशन, कि जो बेनिफिट एलिस एंड्रयू को मिला होगा, मतलब उसने गाड़ी ली होगी तो वो उसको गाड़ी वापस करनी पड़ेगी, और री पेमेंट एंड रिटर्न, और जो एलिस ने पैसे लिए होंगे उसको वो वापस करने पड़ेंगे। मतलब अगर किसी पार्टी को बेनिफिट कोई मिला होगा तो वो बेनिफिट वापस देगा, बेनिफिट की अकॉर्डिंगली कॉस्ट वापस करेगा, या अगर कोई पेमेंट हुई होगी तो पेमेंट, या कोई चीज़ होगी तो चीज़ को रिटर्न कर देगा। उसके बाद आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। A contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties in position to dominate the will of the other and the uses that position to obtain an unfair advantage over the other। अच्छा, दूसरा ये कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि एक पार्टी का दूसरे पे इन्फ्लुएंस हो, डोमिनेटिंग पार्टी हो, वो ये कहे कि देखो मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो तुम ऐसे करो, या और भी ऐसी काफी सी चीजें होती हैं कि अगर किसी कोई रिलेशन भी ऐसा हो सकता है जिसमें कोई डोमिनेटिंग हो, जैसे कि अगर कोई बहुत बड़ा जागीरदार है और उसकी कोई सर्वेंट वगैरह है, तो वो उसको कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड करने की कोशिश करे, उससे कहे कि देखो मैं तुम्हारा मतलब बॉस ही हूँ एक तरह से, तुम ये मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो वो उसके उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होगा। या वो उससे कहे कि देखो जो उसका सर्वेंट है, ये मेड है, वो उसको किसी तरीके से ब्लैकमेल कर रहा हो कि
मैं तुम्हारा काम छोड़ जाऊंगा अगर तुम मुझे इतनी सैलरी नहीं दोगे तो दिस इज ऑल्सो एन अ टाइप ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, either by both of the sides, ठीक, or either by the one or either by one side. तो यहाँ लिखा हुआ है एंट्री अ मैन enfleebled by disease or age is induced by Anthony's influence over him as his medical attendant, कि अब जो एंथनी है वो एक बंदा है जो कि एंड्रयू एक बूढ़ा आदमी उसकी खिदमत करता है और उसका काम करता है। और वो उसको कह रहा है कि तुम मुझे इतने पैसे दो वरना मैं तुम्हें छोड़ के चल जाऊंगा। अब उसको पता है कि वो पैरालाइज्ड है या अपाहज है, वो कोई काम खुद नहीं कर सकता और वो उसकी खिदमत करता है, इसकी एंड्रयू इन्फ्लुएंस उस पे बना के उसे कह रहा है कि मुझे इतना सर्टेन सम ऑफ, ही इज आस्किंग फॉर सर्टेन सम ऑफ मनी फ्रॉम हिम। नेक्स्ट वी आर सीइंग कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब ये होता है कि पार्टीज लीगली एलिजिबल हों एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए, जैसे कि वो साउंड माइंड की हों और वो उन्होंने जो एज है पाकिस्तान पेनल कोड की इक्वल 18 जो होती है, मोर देन 18 होते हैं तो उनको आईडी कार्ड मिल जाता है, नागरिक आईडी कार्ड मिलता है उनको, और उसके अकॉर्डिंगली वो माइनर नहीं रहते। तो मतलब माइनर से कांटेक्ट ना करें, अनसाउंड माइंड का बंदा जो, उससे कांटेक्ट ना नहीं करना हम लोगों ने। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टी ज़रूरी होती है कांटेक्ट के लिए। नेक्स्ट यहाँ भी एग्जांपल भी मैंने लिखी हुई है, एंड्रयू इज अंडर 18, ही इज नॉट कम्पिटेंट टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब उसकी कैपेसिटी नहीं है एंड्रयू, हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि कैपेसिटी, एंड्रयू की कैपेसिटी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सके, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए दोनों पार्टीज की कैपेसिटी होनी जरूरी है। नेक्स्ट, नॉट एक्सप्रेसली हेयर बाय डिक्लेयर्ड टू बी void. An agreement which are not expressly declared to be void includes all contract expect except sections 25, section 11 and 23. उसने ये बताया कि इन जो ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें हमें ये बताया कि इसमें एक अनसाउंड माइंड का है कि अनसाउंड माइंड वाले से या माइनर एज वाले से कांटेक्ट नहीं करना, और एक जो लीगल चीज़ें हो लॉ के अकॉर्डिंगली और वो कोई आपको फॉर्म करने से मना कर रहा हो, सेक्शन 11 है आई गेस वो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने कांटेक्ट नहीं करना। इसके अलावा जितने हैं भी एग्रीमेंट्स हैं वो नॉट एक्सप्रेसली हेयर बाय डिक्लेयर टू बी वॉइड हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको, जैसे कि सेक्शन 26 है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान किसी से शादी करना चाहते हैं जो माइनर नहीं है, तो वो अगर उसको कोई रोकता है शादी करने से तो ये एक लॉ हमारे पाकिस्तान के लॉ के अकॉर्डिंगली ये वो एक क्राइम कर रहा है। लेकिन वहाँ ये भी लिखा हुआ है कि अगर एक माइनर चाइल्ड है और वो किसी से शादी करना चाहते हैं तो ये हमारे लॉ के अगेंस्ट है, तो वो उनकी शादी वैलिड नहीं होगी। तो अब अगर हम लोग उस लॉ को यहाँ तक देखें कि किसी को शादी से रोकना इज अ क्राइम, तो उसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि माइनर के केस में ऐसा नहीं। तो ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड नहीं, मतलब ये नहीं कि वो सबके के ऊपर ही अप्लाई होता है, वो एक सर्टेन एज लिमिट है जिसके ऊपर वो लोग वो लॉ अप्लाई करें कि इस एज से जो कम एज के लोग हैं वो लोग शादी नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा एज के लोग शादी कर सकते हैं एट देयर ओन विल। एग्जाम्पल है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ माइनर, कि जो वही बात कि जो माइनर अगर वो शादी करना चाहेगा तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि जो लॉ के अकॉर्डिंगली इन्फोर्स, जो लॉ इन्फोर्स करे और वो लॉ के अकॉर्डिंग हो तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे कि जिसके एसेंशियल्स क्या है, फ्री कंसेंट हो, मतलब वो खुशी से रजामंदी से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, मैंने जैसे बताया कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज ही कहते हैं कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एक ही चीज़ है ये। लॉफुल कंसिडरेशन, ये नहीं कि तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो मैं तुम्हें उसके अगेंस्ट ड्रग्स के 5 पैकेट दे दूंगा या कुछ ऐसी चीज, या अल्कोहल दूंगा, अल्कोहल का बिजनेस करते हो। दिस इज नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर लॉज और रूल्स। सो वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। लॉफुल ऑब्जेक्टिव मतलब एक लीगल चीज अटेन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो, या लीगल सम ऑफ मनी और लीगल
थिंग अटेन करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, कि वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड ना हो, जो मैंने अभी अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। उसके बाद है void contract, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले तो लॉ के अकॉर्डिंगली हो, लेकिन जब वो परफॉर्म, या पहले तो वो हो सकता हो, लेकिन जब उसको टाइम आए वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, तो या वो लॉ ने उसको इलीगल कह दिया हो, या फिर वो परफॉर्म ही ना हो सक रहा हो बाय नेचर, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कहते हैं void contract। नोटिस दैट void contract was valid contract at the time of formulation, के जो फॉर्मुलेशन के टाइम पे वैलिड हो लेकिन बाद में void हो जाए, उसको कहते हैं void contract। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है कि एक हॉल बुक किया था हमने किसी की बर्थडे पार्टी के लिए, तो तब तो कॉन्ट्रैक्ट ठीक था, लेकिन जब पार्टी से कुछ देर पहले उस हॉल में आग लग गई, अब उस हॉल में किसी की बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो सकती क्योंकि वो जल चुके, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, तो फिर अब ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आई होप कि जो हमने कुछ पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए ये आपको समझ में आए होंगे। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे, और जो इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर कुछ पॉइंट्स रह गए वो करके इसको ख़त्म करेंगे, और फिर नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच इफ़ यू आर वॉचिंग दिस।